तो चलिए आज बात करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे उस तनाव की जिसकी एक एक लहर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखती है। जरा सोचिए, समंदर का एक तंग सा रास्ता और वहां एक छोटी सी नाकेबंदी कैसे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला सकती है। आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो ये सारा मामला घूमता है एक चीज के इर्द गिर्द जिसे कहते हैं समुद्री चोक पॉइंट। अब ये हैं क्या? आप इन्हें समझिए दुनिया के व्यापार की जीवन रेखा या नसें। ये पानी के वो संकरे रास्ते हैं जहां से दुनिया का आप कह सकते हैं ज्यादातर तेल और सामान गुजरता है। और जाहिर है जब कोई इन नसों को दबाने की कोशिश करता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटक जाती हैं। और आज इस कहानी का जो केंद्र है वो है फारस की खाड़ी। यहीं पर दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स में से एक पर तनाव अपने पीक पर है। तो हुआ ये है कि अमेरिकन नेवी ने, जिसे उस इलाके में सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड चला रहा है, उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक तरह की नाकेबंदी कर दी है। मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक, और ईरान को सीधा सीधा पैगाम दे दिया गया है कि भाई अब तुम्हारे तेल के जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। और इसका असर फौरन देखने को मिला। अब तक करीब 10 ईरानी ऑयल टैंकरों को अमेरिकी वॉरशिप्स की वजह से वापस मुड़ना पड़ा है। मतलब अमेरिका का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, ये रास्ता बंद हो चुका है। तो अमेरिका इसे क्या कह रहा है? वो इसे अपनी मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बता रहा है। मतलब ईरान पर इतना दबाव बनाओ कि वो झुक जाए। एक अमेरिकी अफसर का तो बयान भी आया कि ये अमेरिकी योद्धा की ताकत दिखाने का एक मौका है। लेकिन असल मकसद क्या है? मकसद साफ है, ईरान को किसी भी तरह नेगोशिएशन टेबल पर लाना। लेकिन देखिए, जब आप ईरान पर ऐसा दबाव डालेंगे तो वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। और यहीं से खेल अब हॉर्मुज़ से निकलकर एक नए मैदान में पहुंच गया है, और वो मैदान है लाल सागर। तो सवाल यही है कि भाई जब उसका मेन ट्रेड रूट ही बंद कर दिया गया तो ईरान जवाब कैसे देगा? उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ ईरान ने, आप कह सकते हैं, शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा आगे बढ़ाया है। देखिए, हॉर्मुज़ में तो अमेरिकी नेवी का डायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन एक और चोक पॉइंट है बाब अल मंदेब, जो रेड सी का एंट्री गेट है। वहाँ ईरान अपने प्रॉक्सी यानी यमन में हुती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो खुद सामने नहीं आएगा, लेकिन अपने सहयोगियों के जरिए उस रास्ते पर भी संकट खड़ा कर सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की धमकी इससे भी एक कदम आगे चली गई है। उसने आप कह सकते हैं, एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। कहा है कि अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटा तो वो अमेरिकी सैनिकों को पकड़ना शुरू कर देगा और हर एक सैनिक को छोड़ने के बदले $1 बिलियन की फिरौती मांगेगा। मतलब अब मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। तो ये अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। इसके असर की लहरें अब पूरी दुनिया के व्यापार के समंदर में हलचल मचा रही हैं। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, इससे पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब, अगर इन दोनों चोक पॉइंट्स पर ट्रेड रुकता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया का करीब 30% तेल व्यापार ठप। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल खतरा है। और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। कैसे? अब जहाज़ों को अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से केप ऑफ गुड होप का बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। तो जो सफ़र पहले मान लीजिए 30 दिन में होता था, अब उसमें 45 से भी ज़्यादा दिन लग रहे हैं। और नतीजा एकदम साफ है, ज़्यादा डीजल, ज़्यादा इंश्योरेंस का खर्चा और आखिर में पूरी दुनिया में महंगाई का बढ़ना। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। इस पूरे संकट की आड़ में एक और बहुत बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है, और उसका सेंटर है एक और चोक पॉइंट, मलक्का स्ट्रेट। तो चलिए इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है। यहाँ आकर पूरी पिक्चर और भी बड़ी हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और ईरान है जो तेल सप्लाई को लेकर हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब पर भिड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की नज़र है भविष्य के एक और बड़े खिलाड़ी चीन पर। चीन का करीब 40% ट्रेड, सोचिए 40% व्यापार सिर्फ एक रास्ते से होता है, मलक्का स्ट्रेट। और यही चीन की सबसे बड़ी कमजोरी और चिंता है। इसे मलक्का डिलेमा के नाम से जाना जाता है। और चीन की इसी दुविधा का फायदा उठाने के लिए अमेरिका ने खामोशी से एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उसने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। अब सवाल है, इंडोनेशिया ही क्यों?
क्योंकि मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने वाले कुछ अहम देशों में से एक इंडोनेशिया है। तो ये चीन के लिए एक बहुत साफ और सीधा संदेश है। तो सवाल ये है कि क्या ये टकराव बस बढ़ता ही जाएगा या फिर इसे कम करने का, डी एस्केलेट करने का कोई रास्ता भी है? खैर, अच्छी खबर ये है कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक कोशिशें भी चल रही हैं। और इस मामले में पाकिस्तान एक अहम मीडिएटर यानी मध्यस्थ बनकर सामने आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बातचीत का रास्ता खोलने के लिए तेहरान भी गए हैं। लेकिन असल में पेच फंसा कहाँ है? तो जो मेन मुद्दा है वो है न्यूक्लियर डील। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक लगा दे। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए मान रहा है। और दूसरा बड़ा पेच है ईरान के पास पहले से जमा एनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका की मांग है कि इसे किसी तीसरे देश, शायद रूस, के हवाले कर दिया जाए। अब इस मेन नेगोशिएशन को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका एक और फ्रंट पर भी काम कर रहा है। वो इजराइल और लेबनान के बीच भी बातचीत को सपोर्ट कर रहा है। आइडिया ये है कि अगर पूरे इलाके में माहौल थोड़ा शांत होगा तो ईरान के साथ डील पर फोकस करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया जो पानी के इन संकरे रास्तों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या उसमें समंदर पर कंट्रोल के लिए अगला बड़ा ग्लोबल टकराव होना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।